इंसान शादी करने के बाद बस यही सोचता है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से चलेगी, लेकिन अगर उसका जीवन साथी ही इस तरह निकल जाए कि उसके हिसाब से एकदम खरा उतर जाए तो वह ज़िंदगी को बड़े ही सौभाग्यशाली समझना शुरू कर देता है। लेकिन परिवार में कुछ ऐसे कला हो जाते हैं कि जिस कला की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक नवी अमील दुल्हन ससुराल में आती है तो उसी बीच उसका जो अपना परिवार होता है ठीक 7 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को अपने इन्हीं हाथों से सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आज का जो वीडियो है यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक भी पहुंचाया जा सके, क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके लिए हम आपके बहुत ही तरह से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र का और उसी का जाना माना एक शहर लगता है पूरे शहर, और ठीक उसी का तालुका औध कस्बा लगता है। उसी कस्बे का ही एक मजाठा नगर पड़ता है। अब उसी मजाठा नगर के रहने वाले होते हैं ज्ञानेश्वर कांबले की अपनी पत्नी भी होती है और उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, और जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां भी होते हैं। लेकिन उनके परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह बेटा मौके पर अपने पिता के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से जी रहा होता है। लेकिन जो दूसरे नंबर का बेटा होता है वह आनंद काबले होता है, अब जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर ज्ञानेश्वर कांबले जो होते हैं अपने ही गांव के मौके पर एक प्रतिष्ठित काश्तकार भी होते हैं, जिसकी वजह से इधर ज्ञानेश्वर कांबले की अपने गांव में काफ़ी इज्जत सा होता है। लेकिन इधर आनंद कांबले भी कम नहीं होता, वह भी अपने पिता के साथ अपने ही इलाके में रहकर अपनी ज़िंदगी बाकी बेहतर तरीके से गुजार भी रहा होता। लेकिन वह एक नेतागिरी का काम भी करता है और उसी नेतागिरी में उसका काफ़ी मान सम्मान भी होता है। जो उसी पूरे शहर का एक RBI एक पार्टी होता है, उसी पार्टी में मौके पर उपाध्यक्ष था, जिस वजह से उसका मान सम्मान तो और बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, उसके पास पूरे शहर में एक खुद का नंबर प्लेट का दुकान होता है, जो आनंद कांबले के नाम से प्लेटिंग एक दुकान होता है। उसी दुकान पर मौके पर आया जा करता था और इस तरह आनंद कांबले का जो दुकान होता है बड़ी बेहतर तरीके से चल रहा होता है, और जब भी मौका पाता तो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जो होता समय बिताने के लिए चल पड़ता। लेकिन इधर ज्ञानेश्वर कांबले जब देखते हैं कि हमारा जो अपना बेटा है दूसरे नंबर का, इधर आनंद कांबले मौके पर खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, तो होने की वजह से वह देखते हैं कि बस सिर्फ अब हमारे घर में बस यही बेटा बचा है, बाकी जो 2 बेटियां हैं और एक बड़ा बेटा है उनकी तो हमने बड़ी बेहतर तरीके से शादी कर ली है। और जब ज्ञानेश्वर कांबले इस बात का मन में विचार रखते हैं तो इसमें फैसला लेते हैं कि अपना जो बेटा बचा हुआ है आनंद कांबले की भी शादी कर दिया जाए। तो उस समय तो अब लड़की की तलाशी करते हैं। लड़की की तलाशी करते करते उन्हें अपने ही एक इलाके की रहने वाली होती है दीक्षा ओभाल, और दीक्षा ओभाल जैसे ही उन्हें मिलती तो उसी समय जाकर दीक्षा ओभाल के घर परिवार वालों से बात करते हैं। और बात करने के बाद पता चल जाता है कि दीक्षा ओभाल अब जिसकी उम्र लगभग वही 24 साल के आसपास होता है। अब लेकिन इधर आनंद कांबले की उम्र जो 32 साल के आसपास होता है, उम्र के फासले के बावजूद भी इधर जाकर ज्ञानेश्वर कांबले अपने बेटे की जो शादी होता है बड़े बेहतर तरीके से कराने के लिए अब 26 मई 2018 को कर भी देते हैं। और उसमें RBI के जो पार्टी के जो लोग होते हैं वह कार्यकर्ता भी शामिल हो जाते हैं। काफ़ी लोग शामिल, तो बड़े जाने माने लोग भी शामिल होते हैं। और दीक्षा इधर आनंद के दोनों की शादी जब हो जाती बड़े बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अपने ही घर में इधर अब दीक्षा रहना शुरू कर देती। बड़े बेहतर तरीके से 7 दिन का वक्त बीत जाता, लेकिन घर परिवार वाले सोच लेते हैं। सोचने के बाद जो था आनंद और दीक्षा उसी समय एक प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जो था महाराष्ट्र के ही महाबालेश्वर और साथ में
सातराखी पंचगनी जाने के लिए प्लान बनाते हैं। हनुमान का उनका जो प्लान होता है पूरी तरह से तैयार भी हो जाता है। और अपने इसी प्लान में इधर आनंद जो होता है अपना एक जिगरी दोस्त होता है राजेश बोबड़े जो होता है मौके पर वहीं रहता है और उसी से जाकर जब बात करता तो राजेश बोबड़े अपनी पत्नी जो होता है कल्याणी बोबड़े को भी साथ लेता है। साथ लेने के बाद चारों मिलकर बेहतर तरीके से अपना हनीमून बनाने का जो प्लान होता है सक्सेसफुल बना लेते हैं। और उसी समय अब यानी कि 2 जून 2018 को ही लगभग वही 3 बजे के आसपास टाइम होता है। इधर जो होता है 2 कार होता है, दोनों कारों में राजेश अपनी पत्नी अब कल्याणी के साथ बैठ जाता है और जो दूसरा कार होता है दूसरी कार में आनंद अपनी पत्नी दीक्षा के साथ बैठ जाता है और दोनों अपना कार लेकर 3:30 बजे के आसपास लमसम निकल जाते हैं और कार चलाते बड़े ही अच्छे तरीके से चले जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी जो कार होती है वह कार अब जाकर पंचगनी के ही पसरानी घाट पहुंचती है। पहुंचने के बाद मौके पर उसी समय दीक्षा को जो मन होता है बड़ा उलझने लग जाता। उलझने की वजह से लगने लगता है कि अभी मन में कुछ उल्टियाँ होने वाली है और इसी वजह से दीक्षा अपने पति आनंद के सामने इसी बात की जिक्र कर देती है। लेकिन जिक्र करते ही आनंद जो होता है खूबसूरती के मुँह में उसी समय तो कार रोक देता है। रोकने की वजह से उसी समय दीक्षा कार से अपना मुंह पकड़ कर उल्टी करने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ दूर जाकर एक पत्थर होता है उसी पर बैठ जाते हैं। लेकिन आनंद जो होता है अपने कार से एक बोतल लेता है और बोतल लेकर दीक्षा के पास पहुंचता, बोतल पकड़ा देता है। लेकिन आगे वाली जो कार होती है वह कार इधर राजेश और साथ में कल्याणी तो बैठे होते हैं। लेकिन वहाँ देखते हैं जो यह गली है काफ़ी सकरी है। सकरी होने की वजह से इधर राजेश और साथ में कल्याणी अपनी कार चलाते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जब देखते हैं वह जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है तो राजेश और कल्याणी दोनों मिलकर वहाँ अपना सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वहाँ जो सेल्फी लेने का उनका कारण भी होता है कि इस पल को काफ़ी बेहतर तरीके से भी कैद किया जा सके। और राजेश और कल्याणी अपने सेल्फी में लगे रहते हैं। लेकिन इधर जो होता है अब आनंद अपनी पत्नी के साथ सद्भावना देते हुए, दिलासा देते हुए, तबीयत का ठिकाना बताते हुए, समय का इंतज़ार करते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें आराम हो जाए या पानी पी लो। काफ़ी समझाता बुझाता है। लेकिन इधर जो होता है आनंद जैसे अपनी कार की तरफ बढ़ता है तो कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ एक मोटरसाइकिल आता है। लेकिन उसी मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों व्यक्ति उसी समय खड़े होकर आनंद से कुछ झगड़े तकरार करने लग जाते हैं। और इसी झगड़े तकरार की जो आवाज़ होती है अब यह आवाज़ जाकर दीक्षा के कानों में पहुँचती। दीक्षा देखती है कि हमारे पति के ऊपर दोनों काफ़ी ज़ोर झपाट से कुछ करना शुरू कर रहे हैं। और दीक्षा तुरंत ही दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंचती, अपने पति की तरफ से दोनों व्यक्तियों से लड़ झपट बैठती है। लड़ झपटने की वजह से उसमें एक व्यक्ति का जो हाथ होता है दीक्षा के ही मंगलसूत्र पे पहुंच जाता है। वह व्यक्ति दीक्षा का मंगलसूत्र जैसे ही खींचता तो उसी बीच दीक्षा का जो गला होता है मौके पर कट सा जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब यह नज़ारा आनंद कांबले देखकर एकदम दंग सा रह जाता है और ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और उसी वजह से दोनों व्यक्तियों से वहीं लड़ना झपटना शुरू कर देता और इतनी तेज़ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि उसी में से एक व्यक्ति के हाथ में मौके पर कोई वजनदार हथियार होता। वही हथियार उठाकर आनंद सर के ऊपर काफ़ी तेज प्रहार करता है, जिसकी वजह से आनंद के शरीर जो था उसी समय खून से लथपथ हो जाता है। आनंद वहीं ज़मीन पर जैसे गिरता तो उसी समय कुछ दूर भागने की कोशिश करता, लेकिन जाकर आगे लौलवान अवस्था में ज़मीन पकड़ लेता, वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वहीं पर कुछ दूर पर खड़ा राजेश बावड़े अपनी पत्नी कल्याणी के साथ जो सेल्फी ले रहा होता है तो उसी समय उसके कानों में कुछ चिल्लाने की आवाज़ पहुँचती है। लेकिन आवाज़ जब पहुँचती है तो झाड़ियों से राजेश बावड़े और दोनों कल्याणी बाहर निकलते। लेकिन जब नज़ारा अपने सामने देखते थे कार के पास ही मौके पर 2 व्यक्ति तो उस समय जो होता है खड़े हुए हैं और यह नज़ारा देखकर उसी समय अपनी तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय जाकर दीक्षा को जैसे बचाने की कोशिश करता है तो देखता कि उनके हाथ में कोई एक हथियार होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। तो राजेश अपने कार में दौड़कर कल्याणी के साथ बैठ जाता है और अपनी कार जो होता है उसी समय जैसे चलाने की कोशिश करता है तो उसी में से जो 2 व्यक्ति होते हैं और कार के पास पहुँच जाते हैं। उसी वजनदार हथियार से इधर अब राजेश बावड़े के जो कार किसी से होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता। आगे जाकर जैसे प्रहार करता है तो उसी समय शीशा का जो टुकड़ा होता है टूट के जाकर इधर अब राजेश और कल्याणी के सर में लग जाता है, जिसके वजह से खून से लथपथ हो जाते हैं। उस समय उन्हें अपने जान का आभास हो जाता और इसी आभास की वजह से राजेश अपनी जो कार होता बड़ी तेज़ी से चलाता और चलाते चलाते अपने जो नज़दीकी पुलिस थाने होता वहाँ पर जाकर जब पहुँचता तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते उन्हीं के सामने पूरी आप बीती बात बता देता। लेकिन वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते बात सुनने के बाद इस बात का इग्नोर कर जाते, कहने लग जाते हैं घटना वार्ड पुलिस थाने का है। लेकिन जैसे यह बात राजेश
और साथ में कल्याणी सुनते हैं तुरंत ही अपनी जो था कार घुमाते हैं। घुमाने के बाद वार्ड पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां के जो थाना प्रभारी मौके पर होते हैं विनायक बेताल, तो वहीं खड़े होते हैं। मौके पर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, अपने साथ अपने कुछ टीमों को इकट्ठा करके वहीं पर जैसे ही खड़े होते हैं तो उन्हीं के सामने इधर राजेश पहुंचता है। राजेश तुरंत ही उसी समय इधर अपने जो जिगरी दोस्त होता है आनंद और साथ में दीक्षा की पूरी बात बताता है। लेकिन जैसे उसी समय सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि हमें इस चीज़ की जो जानकारी हो, सातरा का जो जिला अस्पताल है उसी में से जो डॉक्टर हैं उन्होंने हमें इस चीज़ की जानकारी दे दी है इस घटना के बारे में। लेकिन जैसे आप बात सुनने के बाद उसी समय वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अब विनायक बेताल, अब राजेश की बात सुनने के बाद उसी के लिखित तहरीर पर कुछ इतला कर दिया जाता है। इतला करने के बाद अपनी टीम को साथ लेते हैं। लेने के बाद एक टीम जो होता है घटनास्थल की तरफ भेज देते हैं। लेकिन जो टीम घटनास्थल पर जाती है तो उस समय पता पाती है कि यहाँ जैसे ही मौके पर राजेश और कल्याणी निकलते हैं तो उसी समय दीक्षा अपने पति के पास खड़े होकर मौके पर ट्रैफिक का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे उसके पास एक गाड़ी आती है, उसी गाड़ी में बैठकर तुरंत ही सातरा के ही क्रांति नाना साहब पाटिल जो अस्पताल होता है उसे में लेकर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पहुँच जाते हैं उधर तो डॉक्टर जो होते हैं तुरंत ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इलाज करते वक्त जो होता है पता चल जाता है कि उस समय जो होता आनंद की चोट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह जाते हैं, जिसकी वजह से मौके पर उसकी मौत हो जाती है। अब इसकी सूचना वहाँ के जो अस्पताल के डॉक्टर उन्हीं के द्वारा ही अब उस थाने में दिया जाता है, जहां पर राजेश अब कल्याणी बैठकर पुर के सामने बयान दे रहे होते हैं। लेकिन थाना प्रभारी विनायक बेताल उसी समय अपनी टीम सहित अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं क्रांति नाना साहब के में, तो वहां पर मौके पर काफ़ी भीड़ लग चुका होता है। भीड़ लगते ही उस जगह जाते हैं जहाँ पर राजेश गया हुआ था, और राजेश के साथ जब पहुँचते हैं तो कमरे में देखते हैं आनंद की जो बॉडी है एक लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन खड़ी बगल में दीक्षा दहाड़ी मार कर चीख चिल्ला रही होती। पुलिस समझ जाती बस करो यही आनंद है। अब पुलिस जो होती डॉक्टर के ही कुछ लिखित लेते, उन्हीं से लिखित लेने के बाद इधर आनंद के बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद तुरंत इसकी सूचना जो होता है उसी समय इधर दीक्षा के ससुराल वालों को दे दिया जाता। लेकिन दीक्षा के जो ससुराल वाले थे जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही उसी सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल में पहुंचते अपने बेटों को अपने सामने देखते हैं तो दहाड़ी मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि अभी 7 दिन पहले ही इधर आनंद और साथ में दीक्षा की तो शादी हुई थी। आखिर इनकी ज़िंदगी में यहाँ कैसा मोड़ आ गया। काफ़ी लोगों से पुलिस वहीं कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दीक्षा के साथ भी कुछ इतिहास बताती है। इतिहास बताने के बाद आनंद के बॉडी को कब्जे में लेकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा देते हैं। अब पुलिस की टीम उस समय अपने टीमों को साथ लेकर तो थाने आ जाते हैं, लेकिन इस केस की जांच पड़ताल करने की तो लग जाते हैं। लेकिन आनंद की जो हत्या के बारे में जो रहस्य होता है खुलने के लिए काफ़ी लोग उतावला भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है यह खबर जाकर पूरे शहर के आरपीआई जो पार्टी होता है उनको भी लग जाता है, क्योंकि पार्टी का वह उपाध्यक्ष होता है। और लगने की वजह से जो कार्यकर्ता होते हैं मौके पर वहाँ आकर उसी अस्पताल में घेराव कर देते हैं। लेकिन जब उनको पता लगता है कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे थाने पहुँच गए तो थाने जाकर घेराव करते हैं, काफ़ी अफरा तफरा मचा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं आते हैं। अब आरपीआई के लोगों को जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको समझाते बुझाते सत्ताना देते हैं, लेकिन वो अभी शांत हो जाते हैं। जो पुलिस होते हैं इसकी खबर पाती है तुरंत ही वह जानना चाहती है कि आखिर इस केस में यह मोड़ कैसे आया। और पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ के जो बड़े अधिकारी होते हैं तुरंत ही अपने टीम को एहतियात दिला देते हैं कि इस केस की जो छानबीन है ठीक 24 घंटे के अंदर सोल्व किया जाए। और पुलिस काफ़ी मेहनत करती है, इस केस को 24 घंटे के अंदर भी सोल्व कर लेती है। और इसी तहत पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही उसी समय अब दीक्षा के पास जाते हैं, उससे कुछ पूछताछ करते हैं। दीक्षा वही पुलिस के सामने पूरी आप बीती बता देते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब इस केस में जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं तो पुलिस जब घटनास्थल के बारे में अच्छे से निरीक्षण करती है, पता लगता घटनास्थल पर तो उस समय कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। आखिर वह व्यक्ति थे कौन और कौन हो सकते हैं। लेकिन पुलिस को तब पता चल जाता है कि असल में आनंद जो होता है आरपीआई का पार्टी का उपाध्यक्ष था, तो हो सकता है उसका कोई अपना करीबी दुश्मनी हो या कोई लेन देन हो। पुलिस जो होती है अब आरपीआई कार्यकर्ता जितने भी मौके पर होते हैं उनसे जाकर पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई सबूत नहीं लगता। आखिर पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह व्यक्ति थे कौन जो एक आकर आनंद के ऊपर प्रहार कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इस दुनिया को छोड़कर आनंद चला जाता है। अब पुलिस की टीम की जो नज़र होती है वह जाकर नज़र इधर अब दीक्षा के ऊपर घूम सा जाती है, क्योंकि दीक्षा तो उस समय जब घटना पर खड़ी होती है तो उसके गले में जो मंगलसूत्र होता है, जो अपराधी होते हैं जो लुटेरे होते हैं मौके पर वही मंगलसूत्र क्यों खींचते हैं, क्योंकि दीक्षा के
जो गले में और भी गहने लटके हुए होते हैं, हाथों में लटके हुए थे। आखिर उन अपराधियों का उस पर नज़र क्यों नहीं पड़ा? तभी पुलिस की जो शंका होता है एक बार तो घूम जाता है। तो पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर दीक्षा का जो आप बीती है, जो बैकग्राउंड है, वह किस तरह की है। कुछ खबरी भी लग जाते हैं और दीक्षा के बैकग्राउंड के जानने के बारे में काफ़ी कोशिश करते हैं, तो उनके सामने कुछ चौंकाने वाली तो बात आती हैं। और इसी बात पे पुलिस ज्योति तुरंत एक टीम लेती है। लेने के बाद दीक्षा के पास दोबारा जाती है। लेकिन हाँ, जब दोबारा जाती है तो दीक्षा का जो मोबाइल नंबर होता है उसको निकाला जाता है। तो उसी मोबाइल नंबर जो सीडीआर डिटेल होता है, एक नंबर काफ़ी बार बार पुलिस के सामने आ रहा होता। और उसी नंबर पर पुलिस ज्योति तुरंत शंका लेकर दीक्षा को दोबारा अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले जाते हैं। लेकिन जब थाने लिया जाता है दीक्षा को, तो पुलिस के सामने जैसे दीक्षा बैठती है तो देखती पुलिस को थर थर काँपना शुरू कर देती है, क्योंकि दीक्षा आज तक कभी पुलिस के सामने बैठी नहीं थी और इसीलिए पुलिस के सामने वह डर जाती है। लेकिन पुलिस जैसे उसके सामने एक तुक्का झाड़ती है तो पुलिस को देखते ही तुक्का की ऊपर जो होता है वह टूट से जाती है और पुलिस के सामने अपना जो पति होता है ठीक 7 दिन बाद इधर आनंद काबले की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कराना का जो राज होता है दीक्षा जब खोलती है तो लोग सुनते हैं तो एक बार सन्न सा रह जाते हैं। असल में इसी जो महाराष्ट्र का पूरे शहर पड़ता है और इसी का चिखली जो गाँव लगता है, इसी गांव के रहने वाले होते हैं सुदाम मालेकर। सुदाम मालेकर का एक अपना इकलौता बेटा ही होता है निखिल मालेकर, अब जिसकी उम्र लगभग वही 26 साल के आसपास होता है। लेकिन निखिल मालेकर का इकलौता बेटे होने की वजह से जो होता है इधर सुदाम मालेकर अपने बेटे को काफ़ी अच्छे देश संस्कार से दे चुके होते हैं, काफ़ी इज्जत करते हैं। लेकिन इधर जो होता है निखिल काफ़ी हठी होता है। लेकिन इधर सुदाम मालेकर भी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपनी हिस्सत और शोहरत बनाने के लिए काफ़ी लोगों से मान सम्मान भी पाए होते हैं, क्योंकि वह अपने इलाके के एक गश्तकार भी होते हैं और इसी गश्तकार की वजह से उनका काफ़ी मान सम्मान भी होता है। लेकिन अपने ही पास जो होता है एक प्राइवेट फार्म होता है, उसी में जाकर नौकरी भी करते थे। और सुदाम मालेकर जब नौकरी करते थे उनके पास ठीक ठाक पैसे आते थे और इसी पैसे की जो रंगत होता है इधर निखिल मालेकर भी करना शुरू कर देता। जब करने लग जाता है तो कुछ दोस्तों के साथ रहकर वह बिगड़ भी जाता और बिगड़ने की वजह से काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना ख़राब आदत बना देता है। लेकिन निखिल जो होता है अपने पास एक कॉलेज होता है, उसे में जाकर मौके पर पढ़ाई कर रहा होता। तभी उसकी मुलाकात जो होता है पढ़ाई करते वक्त अब दीक्षा ओहवेल से हो जाता। अब लेकिन दीक्षा ओहवेल को जैसे देखता खूबसूरती अपने ही कॉलेज में देखकर दीवाना सा हो जाता है। लेकिन दीक्षा के बारे में जब पूरी सच्चाई जानता, जाने के बाद उसको पता लग जाता दीक्षा ही ठीक हमारे गांव के ही करीब की रहने वाली है। तो उसी समय उसके कुछ सहेलियों से मिलता और दीक्षा का परिचय लेता। लेकिन जब परिचय पता चलता दीक्षा के अपने जो माता पिता होते हैं, उसके माता पिता की इकलौती यही बेटी होती है दीक्षा। दीक्षा जो होती है अपने पिता के पलपे पर वह भी अपनी रंगत और शोहरत दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफ़ी खूबसूरत भी होती है। लेकिन दीक्षा के जो अपने पिता होते हैं मौके पर एक संस्कार की होते हैं, पुराने ख्यालों के होते हैं, उनकी ज़िंदगी चलती है। काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना उनका अच्छा सा होता है। लेकिन इसी अच्छे की वजह से इधर जो होती है दीक्षा अपने पिता की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दीक्षा की जो मुलाकात होती है जब जाकर इसी कॉलेज में अब इधर निखिल से हो जाता है, तो निखिल के बाद जानना चाहती कि निखिल है कौन। दीक्षा भी निखिल को जान लेती है। जानने के बाद दोनों एक साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं। लेकिन जब चालू करते हैं दोनों का जो बचपना होता है बड़े साथ बीतता है। लेकिन बचपना जब बीतता है और जैसे दोनों उस दहलीज में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद इनकी जो दहलीज होती है आगे फिसलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इनके प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद दोनों शाम को कहीं ना कहीं मॉल में घुस जाते, अपनी पार्टियां कर कर अपने घर जरूर चले आते हैं। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क जब चलने लग जाता, दीक्षा जो होती है अब निखिल से भी मिलकर शादी का फैसला लेती है। लेकिन जब निखिल सुनता है तो उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो उसी समय कस्में भी खा लेता है कि हम तो शादी करेंगे, सिर्फ तुमसे करेंगे और इसके अलावा किसी से नहीं करेंगे। लेकिन यह बात दीक्षा भी सुनती है, तुरंत ही निखिल की बात मान लेती है। मानने के बाद अपने पति का जो दर्जा होता देती है। देने के बाद उसी दिन से दोनों का घूमना फिरना और ज़्यादा बढ़ जाता है और सुबह तो निकलते हैं तो सुबह निकलने उनका शाम हो जाता, कोई पता भी नहीं लगता। लेकिन इनकी पढ़ाई भी बंद हो जाती, लेकिन बंद होने के बावजूद भी दोनों का मिलना जुलना जारी भी रहता, क्योंकि गांव करीब होने की वजह से कहीं ना कहीं मुलाकातें बन जाते हैं। और मुलाकातें का जो सिलसिला होता है बेधड़ चलने लग जाता है। लेकिन इसकी जो चर्चे होते हैं मौके पर कॉलेजों में तो हो जाते हैं। लेकिन दीक्षा के जो माता पिता होते हैं बढ़ती हुई बेटी को देखकर उसी समय शादी की चिंता होने लग जाती है। लेकिन दीक्षा के माता पिता अपनी बेटी दीक्षा के लिए शादी के लिए तलाशी करते हैं, तब वो उनके हिसाब से उन्हें एक लड़का मिल जाता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है जैसे ही अब दीक्षा को लगती है, दीक्षा के पैरों नीचे से एकदम जमीन सिसक जाती है, ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाते। और इसकी जो होती है अपने अंदर दिल में दिलासा देकर
कैसे ना हिम्मत रखकर अपने पिता के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन उसके जो पिता होते हैं जैसे निखिल के बारे में जानने के बाद उनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में आज जाने कौन सा भूचाल सा आ गया। अपनी बेटी को दिलासा देते, कहने लग जाती कि बेटी तुम हमारी आज़ादी के बस यही फ़ायदा उठाई और तुमने हमें ऐसा ही फल देने के लिए वेट कर रही थी। अब यह बात सुनती है उसी समय दीक्षा अपने पिता से कहने लग जाती है कि पिताजी निखिल काफ़ी अच्छा लड़का है। निखिल मान लेकर अपने पिता के संस्कारों पर पला पड़ा है। भले ही अपने पिता का इकलौता है लेकिन हम भी तो अपने पिता के इकलौते हैं और इसीलिए हमारी काफ़ी ख्याल रखता है और वह भी ख्याल रखेगा। लेकिन यह बात सुनने के बाद कहने लग जाती कि बेटी हमारी इज्जत को क्यों उछालने पर लगी हुई, तुम्हारी शादी हम वहीं करेंगे जहां हमारी मर्जी होगा। यह बात सुनते दीक्षा तो अपने पिता की दबाव में आ जाती है। दबाव में आने की वजह से उसी समय अपने पिता की बात को समझती है। लेकिन उसी दिन से दीक्षा अब निखिल से फ़ोन पर बात करना काफ़ी कम कर देती है। लेकिन जब भी बात करती 1-2 मिनट में हाल चाल लेकर बंद कर देती है। लेकिन इधर जो था निखिल के मन में शंका होने लगता कि आखिर दीक्षा अब फ़ोन पर बात करना हमसे कम क्यों कर रही है। और इसीलिए अपने दोस्तों से निखिल जांच पहचान के लिए अपने दोस्तों से निखिल जो होता है जांच पड़ताल करने के लिए लग जाता है। तभी उसी दोस्तों के थ्रू पता चल जाता है कि दीक्षा की शादी कहीं और होने वाली है। लेकिन कोशिश तो बहुत करता है कि दीक्षा से मिलने के लिए, लेकिन दीक्षा अपना घर छोड़कर बाहर नहीं निकलती। लेकिन दीक्षा इधर जो थी उसके मन को तसल्ली नहीं मिलता कि बिना निखिल से मिले अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए। लेकिन इधर निखिल का भी मन नहीं रहा जाता कि बिना दीक्षा की ज़िंदगी वह भी अपनी आगे बढ़ाए। लेकिन दीक्षा एक दिन मौका निकाल कर खुद जाकर निखिल के पास पहुंचती है। तुरंत ही अपनी शादी की बात के सामने जैसी रखती है तो रखने के बाद निखिल का जो पैर होता है एकदम धड़क सा जाता है। ना कुछ सोच पाता है ना समझ पाता, कहने लग जाता है कि दीक्षा तुमने बहुत देर कर दी, अगर पहले बताती तो आज हम तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर सकते थे। लेकिन हाँ, हम तुमसे आज भी शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह बात जैसे दीक्षा सुनने के बाद कहने लग जाती कि हमारे पिता हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन हम उस लड़के के साथ अपनी शादी तो नहीं करना चाहते। यह बात सुनने के बाद तो उस समय निखिल कह देता कि हम तुम्हारे पिता से जाकर अपनी शादी की बात ज़रूर करेंगे और काफ़ी प्यार से करेंगे, चाहे मैं उनका पैर क्यों ना पकड़ना पड़ जाए। दीक्षा भी कह देती कि हमारे पिता काफ़ी हठी हैं, अगर वह खिलाफ़ हैं तो खिलाफ़ ही रहेंगे और इसीलिए अपने दिल को तसल्ली दो। निखिल भी कह देता है क्या तुम्हें तसल्ली तुम्हारे दिल को लगेगी। दीक्षा भी कह देती कभी नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएँ। और यही मीठी मीठी बातें जब इधर दीक्षा करती है निखिल एकदम उलझ जाता है। उलझने की वजह से ना कुछ सोच पाता है क्योंकि वह जो होता है प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि वह उस समय तो उसको आगे पीछे नहीं दिखाई देता। तुरंत दीक्षा की बात को इग्नोर करते हुए उसी समय अपने घर आता है, अपने घर वालों से पूरी बात बता देता है। उसके घर वाले उसको समझाते बुझाते, लेकिन इधर निखिल जो होता है अपने परिवार को दरकिनार करते हुए दीक्षा के घर जब पहुंचता है तो दीक्षा के जो पिता होते हैं उन्हीं के सामने तो खड़ा हो जाता है अपने प्यार का इजहार करते हुए। लेकिन उसके पिता जब सुनते हैं तो वहीं डांट डपाट कर उसी समय निखिल को वहाँ से भगा देते हैं। भगाने की वजह से निखिल अपने घर आता है एकदम भन्ना कर रह जाता है। लेकिन इधर दीक्षा के पिता को जब पता चलता है कि हमारी बेटी का जो प्यार का जो परवान है काफ़ी चरमों पर है, कहीं ना कहीं वह गोल खिला बैठेंगे, इसीलिए दीक्षा के जो पिता होते हैं उसी समय अच्छे लड़के की तलाशी करते हैं। लेकिन जब तलाशी करते हैं तो उसी समय इधर दीक्षा के पिता कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता है कि आनंद काफ़ी अच्छा लड़का है, तो आनंद के साथ उसी समय रिश्ता तय करवा देते हैं। लेकिन जब रिश्ता तय करवा देते हैं इधर जो होता है दीक्षा को पता चलता है, दीक्षा अपने पिता के दबाव में आकर उसी समय शादी के लिए तो हमें भर देती है। और तभी 26 मई 2018 को ही जाकर दीक्षा की जो शादी होती है आनंद ज्ञानेश्वर कांबले के साथ हो जाती है। होने के बाद इधर दीक्षा आकर तो अपने पति के साथ अपने ससुराल में एक दिन का वक्त बिताती है। लेकिन उस समय पूरी रात दीक्षा को नींद नहीं आती। अपने पति को अपनी प्यार भरी बातों में उलझाकर सुहाग रात मनाने से तो मना कर देती है। दूसरे दिन का वक्त हो जाता है, लेकिन दीक्षा का जो चेहरा होता है उदास सा रहता है क्योंकि रात भर और दिन भर जो होता है हर वक्त निखिल के यादों में खोई रहती थी। लेकिन उसका जो अपना पति होता काम में व्यस्तता की वजह से तो 2 दिन सुहाग रात नहीं मनाता। लेकिन ऐसे सुहाग रात ना मनाते मनाते पूरे का पूरा 1 हफ्ता का वक्त बीतने को हो जाता है। तभी भी आनंद को लगने लगता है कि हो सकता है दीक्षा अपने ही मायके वालों की याद में इस तरह टूट पड़ी हो कि वह सह नहीं पा रही हो। और उसी समय आनंद जो होता है अपने परिवार वालों से जाके बात करता है और दीक्षा के लिए एक अच्छे से हनीमून का पैक बनवाता है। और उसी पैक के तहत अपने परिवार से जब बात कर उसके जो परिवार वाले होते हैं दीक्षा को तुरंत ही और साथ में आनंद के साथ जाने के लिए हनीमून का इजाज़त दे देते हैं। लेकिन इधर जो होता है आनंद का जो अपना करीबी दोस्त होता है राजेश से बात करता है। राजेश जो था उसी समय उसके बात में आ जाता। आने के बाद इधर राजेश की जो पत्नी होती है कल्याणी, अब चारों मिलकर फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद जो होता है उसी हनीमून के लिए जो होता है सातरा के ही पंचगनी जो पड़ता है और साथ में इधर महाराष्ट्र के महागणेश्वर
मौके पर दोनों जगह हनीमून जाने के लिए प्लान बना लेते हैं और जब प्लान की जानकारी दीक्षा को लगता है, दीक्षा फ़ोन के द्वारा उसी समय इधर दौड़ता है, अब निखिल को दे देता। निखिल जैसी खबर पाते उस समय कहने लग जाता है कि हम तुम्हारी बुलाए हुए जगह पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ जो सुहाग रात मना रहा है तो उसकी ज़िंदगी में हम तो अब नहीं आएंगे। अगर तुम चाहती हो तो क्या हो। दीक्षा भी कह देती है हमारी ज़िंदगी उसके साथ सुहाग रात मनाने का नहीं है, बस तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी यहाँ आकर तो नरक सी हो गई और इसीलिए हम चाहते हैं तुम हमें इस नरक से निकालो। तो उस समय निखिल एक फैसला उस फैसले के तहत कह देता है कि दीक्षा से, दीक्षा देखो तुम अगर हमारा साथ देते हो तो क्यों ना तुम्हारे पति को हमेशा हमेशा के लिए इस रास्ते से ठिकाने लगा दें। दीक्षा यह बात सुनती है तो उस समय हामी भर लेती है और उसी समय जो होता है दीक्षा हर पल पल की जानकारी आप इधर निखिल को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी 2 जून 2018 को जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है तो उसी भी दीक्षा को फ़ोन आता है निखिल का, कहने लग जाता कि हम तुम्हारे बताए हुए जगह जो होता है मौके पर पंचगनी पहुंच गए हैं और कल ही शाम को पहुंचे कमरे पर मौके पर हैं, लेकिन जैसे हमें आएंगे तो बता देना, अपने हिसाब से हम काम यहां कर देंगे। यह बात सुनते दीक्षा तो उसके चेहरे पर मुस्कान से आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 जून 2018 का वही 3:30 बजे का आसपास टाइम होता है, दीक्षा अपने पति और साथ में इधर आनंद के जो दोस्त होते हैं उसकी पत्नी को लेकर निकल पड़ता है। लेकिन जब निकल पड़ते हैं तो उसी समय दीक्षा का जो कार होता है जैसे पंचनगी पहुंचता है तो दीक्षा उसी समय नाटक करना शुरू कर देते और उसी नाटक के तहत उल्टी का बहाना बनाकर कार से निकल जाते हैं। लेकिन कार निकलने के बाद ऐसे ही 5 मिनट का वक्त बीतता है तो उसी समय मोटरसाइकिल आती, उसी मोटरसाइकिल पर जो होता निखिल अपने एक दोस्त के साथ बैठा होता है। जैसे कार के पास पहुँचता तो उसी समय जाकर आनंद से झगड़े तकरार शुरू कर देता है और झगड़े तकरार में इस तरह हद पार कर देता है कि आनंद के ऊपर जो होता है निखिल एकाएक की वजह से आनंद वहीं पर ज़मीन पर लौलवान अवस्था में गिर जाता है और अपने प्लान को अंजाम देकर उसी समय निखिल और साथ में उसका जो दोस्त होता है बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई होता है इधर दीक्षा के ही तहरीर पर आती है और रची बजाई साजिश खुल जाती है। खुलने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय इधर अब निखिल की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन निखिल की तलाशी करते करते पुलिस को यह पता चल जाता है कि निखिल का अपना जो करीबी दोस्त होता है वह भी उसी के साथ फरार चल रहा है। लेकिन निखिल का तलाशी करते करते कुछ खबरी जो होते हैं काफ़ी मेहनत भी करते हैं और उन्हीं खबरी को द्वारा पता चल जाता है कि निखिल जो होता है इसी पूरे शहर के ही जो पिपरी पिंचवाड़ा पड़ता है मौके पर जाकर एक होटल में रुका पड़ा है और ठीक 24 घंटे के अंदर पुलिस की जो टीम होती है निखिल मालिकर को वहीं से धर जबरदस्ती और थाने ले आती है। निखिल जैसे ही अपने सामने इधर दीक्षा को पाने के बाद समझ जा के दीक्षा ने पुलिस के सामने सारी राज खोल दी और बिना देर के पुलिस की टीम होती है दीक्षा और साथ में निखिल को वहाँ की कोर्ट में ले जाती। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीरता मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुँचा देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।